नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में हम नव प्रभाववाद को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार पश्चिम के कला आंदोलनों में नव प्रभाववाद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि नव प्रभाववाद से समकालीन चित्रकला पर क्या क्रांतिकारी परिवर्तन देखे गए। साथ ही नव प्रभाववाद के वे कौन से प्रमुख चित्रकार हैं, वे कौन सी प्रमुख कलाकृतियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं जिनसे हम नवप्रभाववाद को आसानी से समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का अंक और समझने का प्रयास करते हैं कि पश्चिम के कला आंदोलनों में नवप्रभाववाद की क्या भूमिका रही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम नव प्रभाववाद को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमें उसके भौगोलिक तथ्य को समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि किसी अमुक वाद की उत्पत्ति कब हुई है, किस अवधि में इस वाद को शुरू किया गया था। तो अगर भौगोलिक तथ्यों को हम देखें तो नव प्रभाववाद की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में होती है। इससे पूर्व वहाँ पर प्रभाववाद आंदोलन चल रहा था और कहीं ना कहीं नव प्रभाववाद के ही कारण से ये नया वाद उत्पन्न होता है। नव प्रभाववाद की एक शाखा है जो रंगों और प्रकाश के उपयोग पर केंद्रित है। अब यहाँ पर देखिए कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक स्वतंत्रवाद प्रभाववाद है और उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में नव प्रभाववाद यानी न्यू इम्प्रेशनिज्म अस्तित्व में आता है। नव प्रभाववाद या न्यू इम्प्रेशनिज्म रंगों और प्रकाश के उपयोग पर केंद्रित था। जिस प्रकार से प्रभाववाद भी रंगों और प्रकाश के उपयोग पर केंद्रित था, तो ये भी लगभग उसी भाव को लेकर के बढ़ता है। अगर हम नव प्रभाववाद की विशेषताओं को देखें, और विशेषताओं को समझना इसलिए हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम किसी भी वाद की विशेषताओं को हम समझ लेते हैं तो हम उस वाद को आसानी से समझ पाते हैं। उस वाद में क्या मुख्य बिंदु रहे होंगे, किस प्रकार उस वाद के कारण अन्य वादों का जन्म होता है या अन्य वादों पर उस वाद के प्रभाव पड़ते हैं। तो नव प्रभाववाद की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, पहला जो बिंदु है वह है बिंदु चित्रण, पॉइंटलिज्म। अब बिंदु चित्रण क्या होता है, आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि नव प्रभाववाद की सबसे जो प्रमुख विशेषताओं में ये बिंदु चित्रण गिना जाता है, जिसमें छोटे छोटे बिंदुओं का उपयोग करके चित्र बनाया जाता है। ये बिंदु एक दूसरे के करीब होते हैं और दर्शक को आंखों में मिलकर एक पूर्ण चित्र बनाते हैं। इसको आसानी से हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे आप अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे अगर आप गौर से देखें तो आपको वहाँ पे पिक्सल्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो जो हम स्क्रीन पर पिक्सल्स देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो नव प्रभाववाद में चित्र बनाए जाते थे उसमें रंगों के पिक्सल्स बनाए जाते थे। बिंदु से वहाँ पर डॉट डॉट करके एक चित्र का निर्माण किया जाता था और बाद में ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट होते थे, ये एक साथ जब हम इनको देखते हैं तो हमें एक चित्र का आभास उत्पन्न करते हैं। ठीक यही फॉर्मूला हम स्क्रीन पर भी देखते हैं। तो बिंदु चित्रण से आप समझ चुके होंगे कि वहाँ पर छोटे छोटे बिंदुओं से और इन बिंदुओं को भी प्रकाश और रंगों का संयोजन करके चित्रित किया जाता था। दूसरी इसकी विशेषता है वैज्ञानिक रंग सिद्धांत। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी हम किसी भी पेंटिंग्स में कलर का सोचते हैं, कलर लगाने के बारे में हम विचार करते हैं, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में यही आता है कि कलर स्कीम क्या होनी चाहिए। रंग संयोजन हम एक स्वतंत्र रूप से एक विषय के रूप में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक रंग सिद्धांत जो है उसी के माध्यम से, यानी कि एक साइंटिफिक अप्रोच लगा करके जो हमारी कलर थ्योरी है उसको नव प्रभाववादी चित्रकारों ने उपयोग किया था। यहाँ पर रंगों के विभाजन और उनके दृश्य प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और अपने कार्यों में जो नव प्रभाववादी चित्रकार थे उन्होंने इसको उपयोग किया। यानी कि कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का जो रंग सिद्धांत था, हम जब भी वर्ण संयोजन को पढ़ते तो उन वर्ण संयोजनों को उन्होंने अपने चित्रों में इस्तेमाल किया था। तीसरी विशेषता है प्रकाश और रंग का उपयोग। अब जो हम कह रहे हैं ना, बिंदु चित्रण, वैज्ञानिक रंग सिद्धांत, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकाश और रंग का यहाँ पर उपयोग किस प्रकार से किया गया है,
नवप्रभाववाद में प्रकाश और रंग का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि कलाकारों ने प्रकाश के प्रभावों को दर्शाने के लिए रंगों का उपयोग किया और वातावरणीय प्रभावों को पकड़ने का प्रयास किया। जैसे प्रभाववाद में हुआ था कि जो चीज़ हमें जिस तरीके से सूर्य के प्रकाश में दिखती है, उसकी टोन क्या है, उसकी शेड क्या है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकाश और रंगों का उपयोग करते हुए चित्र का निर्माण किया गया। चौथी इसकी विशेषता है व्यवस्थित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण। अब यहाँ पर देखिए बिंदु चित्रण, वैज्ञानिक रंग सिद्धांत, प्रकाश और रंग का उपयोग, ये तीनों के तीनों का कॉम्बिनेशन चौथे विशेषता में हमें देखने को मिलता है, व्यवस्थित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण। हम जब भी किसी चित्र को बनाते हैं तो हम एक प्लान के हिसाब से बनाते हैं, और एक हमारी एक जो भी विचार हम करते हैं कि उसमें किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार छाया प्रकाश दिखाई जाएगी, तो ठीक उसी प्रकार से नवप्रभाववाद में भी कलाकारों ने अपने कार्यों में एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण को अपनाया था। उन्होंने रंगों और बिंदुओं का उपयोग करके एक संरचित और संगठित तरीके से चित्र को बना रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर बात हो रही है कि जिस भी चीज़ का उपयोग करते हुए चित्र का निर्माण किया जा रहा है, उनके अंदर एक हार्मनी हो, एक सामंजस्य हो, एक संयोजन हो। तो यहाँ पर हमको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। नवप्रभाववाद की अन्य विशेषताओं में बात करें तो प्रभाववादी प्रभाव का विस्तार। अब देखिए, क्योंकि नाम में ही प्रभाववाद है और हम बात कर रहे हैं नवप्रभाववाद की, तो कहीं ना कहीं प्रभाववादी जो प्रभाव थे, यानी कि प्रभाववाद के जो चित्रकार हुए, उनका प्रभाव हमें नवप्रभाव में देखने को मिलता है। और इसीलिए हम कहते भी हैं कि नवप्रभाववाद प्रभाववाद की एक शाखा है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम नवप्रभाववाद के क्या प्रभाव पड़े थे कला जगत में, समकालीन कला में किस तरीके से उसको देखा गया था। तो आधुनिक कला पर क्या प्रभाव पड़ा है नवप्रभाववाद का, न्यू इम्प्रेशनिज्म का, उसको समझ लेते हैं। नवप्रभाववाद ने आधुनिक कला पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव डाले, उनमें बिंदुवाद व रंगों के उपयोग से नूतन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, एक चित्र आपको दिखाया गया है, पॉल साइनेक का है, ला कॉर्न डी और मैटिन। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभाववादी चित्रकारों ने बिंदु कला को और रंगों और प्रकाश का उपयोग करते हुए एक यहाँ पर लैंडस्केप निर्माण किया है। अब यहाँ पर देखिए कि आधुनिक कला जगत में आज भी बहुत सारे चित्रकार नवप्रभाववाद के इसी विशेषता को अपने चित्रों में ले रहे हैं और पॉइंटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही जब भी वो रंगों का उपयोग करते हैं तो न्यू ट्रेंड्स, नूतन प्रवृत्ति का अर्थ होता है न्यू ट्रेंड्स, तो न्यू ट्रेंड्स हमें देखने को मिले हैं। आपने बहुत सारे पोर्ट्रेट भी देखे होंगे जो बिंदुओं से बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये टेक्निक है, ये नवप्रभाववाद से उत्पन्न हुई है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि आधुनिक कला पर जो बिंदुवाद है, नवप्रभाववाद का जो मुख्य गुण है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब हम नवप्रभाववाद के अन्य प्रभाव पर भी बात करते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रमुख बिंदु है, भाववाद और घनवाद के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, नवप्रभाववाद ने भाववाद और घनवाद जैसे कला आंदोलनों को भी प्रभावित किया है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि भाववाद और घनवाद में भी हमको नवप्रभाववाद के दर्शन होते हैं या उनके प्रभाव देखे जाते हैं। तो अगर आप देखें कि जब घनवाद आता है, क्यूबिज्म आता है, जिसमें कि पिकासो भी है, तो कहीं ना कहीं पिकासो के चित्रों में आपको बिंदुवाद भी देखने को मिलेगा, छाया प्रकाश का उचित प्रयोग भी देखने को मिलेगा, और भाववादी जितने भी चित्रकार हैं उनके चित्रों में भी आपको ये देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर हमने एक चित्र रखा है, फेलिक्स फेनियन, ये जैक साइनेक जो चित्रकार हैं नवप्रभाववाद के, उनके द्वारा बनाया गया ये चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है छाया प्रकाश, रंगों और प्रकाश का उपयोग किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंदुवाद भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार आप नवप्रभाववाद के चित्रों को आसानी से पहचान सकते हैं। नवप्रभाववाद के जो तीसरा प्रभाव है उसको देखें तो समकालीन कला में नवप्रभाववाद, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले व्याख्या भी की थी कि नवप्रभाववाद के तत्व समकालीन कला में भी देखे जा सकते हैं, जिसमें बिंदुवाद प्रमुख है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नवप्रभाववाद के समकालीन कला में कौन सा प्रभाव आपको देखने को मिलता है, तो हो सकता है विकल्प में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए हों, बिंदुवाद रखा हो या अन्य किसी भी प्रकार का छाया प्रकाश रखा हो, या हो सकता है कि अन्य किसी अन्यवाद के गुण भी वहाँ पे रखे हों। तो समकालीन कला में नवप्रभाववाद का जो तत्व हमें दिखाई देता है सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा
दिखाई देने वाला तत्व है वह है बिंदुवाद। यानी कि कहीं ना कहीं आज के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं वो चाहे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाते हैं या वे मॉडर्न आर्ट की तरफ जाते हैं या वे किसी इंस्टॉलेशन को भी बनाते हैं, चाहे मूर्तिकार भी हैं, तो वे कहीं ना कहीं नवप्रभाववाद के कुछ जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करना भूलते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा जो बिंदुवाद इसका जो प्रमुख लक्षण है नवप्रभाववाद का, ये सबसे ज़्यादा आज के चित्रकारों में, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक चित्र प्रदर्शित किया है, द डिमोलिशर, जैक्स साइनेक का ये चित्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक मजदूर का चित्रण किया गया है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से भी वो अच्छा बनाया गया है ना। और आप देख सकते हैं कि जो दूर की वस्तुएं हैं या दूर जो दूसरा मजदूर है, तो यहाँ पर प्रभाववाद में जहाँ पर छाया प्रकाश और रंगों का इस्तेमाल पे ज़्यादा फोकस किया गया था, उसको धुंधला बनाया गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं उनमें बिंदुवाद भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप नवप्रभाववाद के चित्रों को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं नवप्रभाववाद के जो प्रमुख चित्रकार हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वे कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ मुख्य जो चित्रकार हैं उनको लिया है और उनकी जो चित्र श्रृंखला है उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो पहले चित्रकार हैं वह हैं जॉर्जेस शेरॉट। तो शेरॉट के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, जब आपने स्नातक या परास्नातक किया होगा तो आपके विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शेरॉट के बारे में लिखा होगा। तो यहाँ पर हम उनके कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। शेरॉट का जन्म 2 दिसंबर 1859 को पेरिस, फ्रांस में होता है और निधन 29 मार्च 1891 को पेरिस, फ्रांस में होता है। लगभग प्रभाववाद, नवप्रभाववाद के जो मुख्य चित्रकार हैं वो, उनका जो संबंध है वो फ्रांस से ही है, फ्रांस में ही वो जन्मे और फ्रांस में ही उनकी मृत्यु होती है। शेरॉट को नवप्रभाववाद का संस्थापक भी कहा जाता है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवप्रभाववाद के संस्थापक कौन हैं, तो जॉर्जेस शेरॉट इसका सही उत्तर हो जाता है। इनके चित्रों की बात करें तो बाथर्स एट असिनेरेस, ला ग्रांटे जट्टे पर एक रविवार और 10 सर्कस, ये जो 10 सर्कस चित्र था इनका, ये मृत्यु के कारण ये अधूरी रह गई थी ये पेंटिंग। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉर्ज शेरॉट की वो कौन सी पेंटिंग है जो अधूरी रह गई थी मृत्यु के फलस्वरूप। तो 10 सर्कस यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो प्रभाववाद के संस्थापक जॉर्ज शेरॉट को कहा जाता है। इनकी श्रृंखलाएं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं वो हमने यहाँ पर अभी उनके बारे में बात की और इसको हम देख भी लेंगे। दूसरे हमारे चित्रकार हैं अल्फ्रेड सिसली। अल्फ्रेड सिसली, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1839 पेरिस, फ्रांस में होता है और इनका निधन 29 जनवरी 1891 को मोरेट सुर लोइंग, फ्रांस में होता है। इनकी श्रृंखला की बात करें या चित्रों की बात करें तो मॉलेसी वियर, मेडो, पोर्ट मॉर्ली में बाढ़, लेस लेडीज कोव, ये इनकी प्रमुख चित्र हैं। इनको आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। और मैं एक बार हमेशा कहता हूँ कि कई बार हमें पश्चिम के जो चित्रकार होते हैं उनकी जो रचनाएं होती है, उनके चित्र होते हैं, वो हमको यहाँ पर क्या होती है कि अनुवाद करके बताई जाती है। पुस्तकों में भी अनुवाद करके लिखा होता है। जैसे यहाँ पे पोर्ट मॉर्ली में बाढ़, तो फ्लड इन पोर्ट मॉर्ली, इस तरीके से आपको अंग्रेजी की जो पुस्तकें वहाँ पर मिल जाएगा। तो जितने भी ऐसी रचनाएं हैं जो हमारे पश्चिम के चित्रकारों ने बनाई हैं, उनके ओरिजिनल टाइटल को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि ओरिजिनल टाइटल परीक्षा में दिया होता है या फिर कई बार हिंदी के टाइटलों का उपयोग किया होता है और उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे चित्रकारों के जो चित्रों के टाइटल हैं वो एक जैसे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको उनके ओरिजिनल टाइटल को याद करना चाहिए। तीसरे हमारे चित्रकार है पॉल सिग्नॉक। इनका जन्म 11 नवंबर 1863 पेरिस, फ्रांस में होता है और निधन 15 अगस्त 1935 पेरिस, फ्रांस में होता है। इनकी चित्रों की बात करें तो वुमन एट द वेल, फेलिक्स फेनियोन का चित्र, कैपोडिनोली, प्लेस डेस लिसेज और सेंट ट्रोपेज, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। और कई बार नवप्रभाववादी चित्रकारों में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो जो प्रसिद्ध कृतियां हैं उनको हम आपके साथ में यहाँ पर
डिस्कस भी कर रहे हैं। हमने अपने इस श्रृंखला में उन्हीं पेंटिंग्स का नाम यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो इससे पूर्व की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। हमारे नेक्स्ट नवप्रभाववादी चित्रकार है कैमिली पिसारो। कैमिली पिसारो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं नवप्रभाववाद में। इनका जन्म 10 जुलाई 1830 सेंट थॉमस वेस्ट इंडीज़ में हुआ था और निधन इनका 13 नवंबर 1903 पेरिस फ्रांस में हुआ है। तो कई बार इस तरीके के फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। अगर इनकी चित्र श्रृंखलाओं की बात करें तो द वुड कटर, देखिए द वुड कटर काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। बुलेवार्ड, मोटरे माटरे में, धूप भरी दोपहर, एनररी में और फ्रॉस्ट, तो ये काफ़ी सारी इनकी जो है प्रमुख चित्र हैं जिनको आप ज़रूर याद रखिएगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जितने भी पश्चिम के चित्रकार हैं या पश्चिम की जितनी भी पेंटिंग्स हैं, उनके ओरिजिनल टाइटल को अगर आप याद रखेंगे, उनका ओरिजिनल टाइटल ही आपको जहन में रखने होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओरिजिनल टाइटल ही परीक्षा में पूछा जाता है। हम जो यहाँ पर किताबें पढ़ते हैं उनमें उनके अनुवाद होते हैं। जैसे हमने सनफ्लावर एक पेंटिंग है, उसको हमें सूरजमुखी के नाम से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ हिंदी में करके पुस्तकों में छाप दिया जाता है और कई बार उन्हीं पुस्तकों से क्वेश्चन जो बनाने वाले लोग हैं वो वहाँ पर पूछ लेते हैं। तो हमेशा ये रखिएगा कि जब भी कोई पेंटिंग आप पढ़ते हैं, अगर उसका नाम हिंदी में लिखा हुआ है तो आप उस पेंटिंग को चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे इंग्लिश वर्जन वाली किताबें होंगी, वहाँ पर आप ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पर ओरिजिनल टाइटल उस चित्र का क्या है। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कई सारे चित्रकारों के जो चित्र हैं वो एक ही टाइटल पर आपको मिल जाएंगे। हमारे नेक्स्ट नवप्रभाववादी चित्रकार हैं हेनरी एडमंड क्रॉस। इनका जन्म 20 मई 1856 को डुआई फ्रांस में हुआ था और निधन इनका 16 मई 1910 फ्रांस में हुआ है। तो काफ़ी कम उम्र में इनका निधन हो गया है। अगर इनकी चित्र श्रृंखलाओं की बात करें तो एंटीब्स, पोर्टे ट्रावोसो, द इवनिंग एयर। अब देखिए द इवनिंग एयर आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो बहुत सारी किताबों में इसको शाम की हवा से लिखा भी गया है। तो आपको द इवनिंग एयर पर ही फोकस करना है। हिंदी टाइटल्स पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर हम देखें तो वहाँ पर जब कोई विवाद की स्थिति होती है तो लास्ट में कोई भी आयोग होता है वो यही कहता है कि इसका इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। खासकर तब जब पेंटिंग का मूल टाइटल ही इंग्लिश में है तो आप उसके हिंदी टाइटल को मत याद कीजिएगा, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी हम पश्चिम की कला को पढ़ते हैं तो उसके ओरिजिनल टाइटल वो फ्रेंच भाषा का है, लैटिन भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, किसी भी भाषा का हो, आपको उसी भाषा में उस टाइटल को याद करना चाहिए। तो यहाँ पर द इवनिंग एयर भी इनकी एक प्रसिद्ध कृति है। उसके बाद आफ्टरनून एट पार्डिगन। अब आफ्टरनून एट पार्डिगन को बहुत सारी किताबों में लिखा गया है कि पार्डिगन की दोपहर के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन टाइटल्स को याद मत कीजिएगा, जो ओरिजिनल टाइटल है उसको ही याद कीजिए। और दूसरा है फिशरमैन। फिशरमैन को बहुत जगह पे मछुआरा लिखा हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस तरीके से नाम न याद कीजिए, ओरिजिनल टाइटल ही याद कीजिएगा। अब बात करते हैं हम नवप्रभाववाद की आलोचनात्मक समीक्षा। अब देखिए नवप्रभाववाद की आलोचनात्मक समीक्षा किस प्रकार कर, देखिए मैं जब भी समीक्षा की बात करता हूँ तो समीक्षा आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो, और जानना एक अलग बात है, उस पूरे के पूरे टॉपिक्स के बारे में आपकी अच्छी समझ हो, आप उसको अच्छे दृष्टिकोण से देखते हो, और तब आप उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए नवप्रभाववाद का अगर हम सकारात्मक पहलू की बात करें तो इसमें जो पहला बिंदु है वो रंगों और प्रकाश का उपयोग। तो रंगों और प्रकाश का उपयोग उन्होंने इसलिए भी आवश्यक हो जाता है सकारात्मक पहलू के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब भी हम किसी चित्र को बनाते हैं, अगर हम प्रकाश को जैसा हमें दिख रहा है उस प्रकाश में किस प्रकार की जो है रंगों पे प्रभाव पड़ता है, अगर हम उस प्रभाव को अपने चित्रों में हूबहू उतार सकते हैं तो हम चित्र में उस वातावरणीय प्रभाव को उतारने में सक्षम होते हैं। तभी हम वो अनुभव दर्शक के
मस्तिष्क में उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो हम बात कर रहे थे, रंगों और प्रकाश का उपयोग आप कब कर सकते हैं? जब आपको एक साइंटिफिक अप्रोच के बारे में पता होता है कि रंग क्या होते हैं, रंग किस प्रकार के होते हैं, शेड किस प्रकार का होता है और रंगों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस पूरे के पूरे प्रभाववाद में और न प्रभाववाद के जो चित्र हैं उसमें हमें दिखाई देता है। कोई भी चित्रकार तभी किसी चीज़ की रचना कर सकता है जब वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखता हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम मानव शरीर को बना रहे हैं तो हमें एनाटॉमी का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम लैंडस्केप बना रहे हैं तो हमको वातावरणीय प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए, हमें क्षय वृद्धि का पता होना चाहिए, हमें पर्सपेक्टिव के बारे में जानना चाहिए। तो ये कब होता है? जब हमारे भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तीसरा इसका जो सकारात्मक पहलू है वो है कला में नवाचार। अब देखिए कला में नवाचार क्या होता है। पहले तो नवाचार को समझ लीजिए। नवाचार कहते हैं इनोवेशन को, यानी कि आप कुछ नया कर रहे हैं, ट्राई न्यू थिंग्स। तो कला में नवाचार किस प्रकार से नव प्रभाववाद में हमें देखने को मिलता है? अब देखिए यहाँ पर जैसे हमें बिंदुवाद देखने को मिला था, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, नई नई शैलियों का इसमें उद्भव हुआ है, क्योंकि अलग अलग चित्रकार जब किसी चीज़ की रचना करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है, कहीं ना कहीं वो इनोवेशन को भी साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि अगर वो एक ही परिपाटी पे बनाएं, एक ही शास्त्रीय नियमों का पालन करें तो फिर नवाचार हो ही नहीं सकता। अगर आपको किसी कार्य को ये बोला जाए करने से पहले कि आपने जो आपके पूर्व में बन चुके हैं कार्य या हो चुके हैं, आप उनसे प्रेरणा लेकर के कार्य कीजिए, तो फिर आप एक शास्त्रीय नियमों में, एक क्लासिकल जो रूल्स होते हैं उसके अंदर आप जकड़ जाते हैं, उन नियमों में आप बंध जाते हैं। तो किसी भी फील्ड में, यहाँ पर कला में नवाचार की बात हो रही है, हम कहते हैं किसी भी फील्ड में नवाचार तभी होता है जब आप पुराने शास्त्रीय नियमों से असंतुष्ट हों, आप विद्रोही हों, आपको ये अपने दिल में या अपने मस्तिष्क में ये ठान लिया आपने कि मुझे कुछ इनोवेटिव करना है, नया कार्य करना है, न्यू ट्रेंड्स को सेट करना है, तभी आप नवाचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमको ये देखने को मिलता है कि जो नव प्रभावित चित्रकार हैं, इन्होंने शास्त्रीय नियमों को, बने बनाए या परंपरागत जो नियम थे वो उन्होंने तोड़े हैं। प्रभाववाद में भी तोड़े हैं, नव प्रभाववाद में भी तोड़े हैं। तो कला में नवाचार इन्होंने किया है। और जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि बिंदुवाद इनका सबसे बड़ा नवाचार था, आज हम देखते हैं तो कई सारे चित्रकार बिंदुवाद की परिकल्पना को लेकर के ही चित्रों का निर्माण कर रहे हैं। तो सकारात्मक पहलू आप समझ गए होंगे, रंग और प्रकाश का उपयोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कला में नवाचार। अब अगर हम नवप्रभाववाद की आलोचनात्मक समीक्षा कर रहे हैं नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर हमें कौन से नकारात्मक पहलू जो देखने को मिल रहे हैं? तो उसमें सबसे पहला है सीमित अभिव्यक्ति। देखिए सीमित अभिव्यक्ति क्या होता है? नवप्रभाववादी कलाकारों की जो कृतियां हैं उनमें आपको कभी कभी भावनात्मक गहराई और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि वे रंगों और प्रकाश के वैज्ञानिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए सीमित अभिव्यक्ति, आपने किसी चीज़ को बना रहे हैं लेकिन आपने कुछ नियम भी सेट कर रखे हैं अपने लिए, उन नियमों के अंतर्गत आप एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हो जो आपको देना चाहिए था। हमने यहाँ पर देखा कि उन्होंने प्रकाश और रंगों पर ज़्यादा फोकस किया। तो हो सकता है कि अगर वो थोड़ा सा लिबरल होते, थोड़ा सा स्वतंत्र विचारों के साथ चलते, तो जो वाद है आपका, चाहे वो नवप्रभाववाद है या प्रभाववाद है, उसके इतर भी कुछ अन्य उनके इनोवेटिव कार्य हमको मिल जाते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उन्होंने अपने लिए कुछ रूल सेट किए हैं, पुराने रूल्स को उन्होंने तोड़ दिया, नए रूल्स तो बनाए, लेकिन वो क्या करे, उन्हीं नियमों के साथ में बंद करके रह जाते हैं, और इसीलिए सीमित अभिव्यक्ति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। नकारात्मक पहलू का जो दूसरा बिंदु है वह है एक रूपता। नवप्रभाववादी कृतियों में एक रूपता की भावना हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि बिंदुवाद उन्होंने एक अपना जो है पॉइंट पकड़ रखा है। आपको हर जो नवप्रभाववादी चित्रकार है उसके चित्रों में आपको बिंदुवाद देखने को मिल रहा है। हमने अभी आपसे पहले भी कहा कि नवप्रभाववाद के चित्रों को पहचानने का सबसे
जो बड़ा टूल है वो आपका पॉइंटलिज्म है, बिंदुवाद है। अगर आपको बिंदु दिख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि नव प्रभावादी चित्र है ये। तो कलाकारों ने क्या करा कि समान तकनीकों का और शैलियों का उपयोग कर रखा है, इसीलिए उनके अंदर एक रूपता आ रखी है। एक ही सांचे के अंदर वो सारे चित्रों को बना रहे हैं। आपको पिसारो या फिर सिसली या जितने भी अभी हमने चित्रकार देखे उनके अगर आर्ट वर्क को देखेंगे तो आपको लगभग ऐसा लगेगा कि सारे सब के सब किसी एक ही चित्रकार ने बना रखे हैं। तो एक रूपता जब आने लग जाती है तो कहीं ना कहीं नवीनता नहीं आ पाती है। इस चीज़ को आप समझिएगा कि अगर 10 लोग किसी कृति को बना रहे हैं और वो एक जैसी ही बना रहे हैं तो फिर 10 के 10 लोगों का उसमें व्यक्तित्व तो हमें दिखाई नहीं देता है। अगर आप 10 विद्यार्थियों को कहें कि आपको किसी चित्र को बनाना है तो 10 विद्यार्थी अपनी अपनी सोच से उस चित्र का निर्माण करते हैं, तो हमें दिखता है कि हाँ इस विद्यार्थी के चित्र में हमको ये कला के तत्व ज़्यादा दिख रहे हैं, इस विद्यार्थी इस माइंडसेट से ये चित्र बना रहा था, इस विद्यार्थी ने रंगों पर ज़्यादा फोकस किया, ये कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के चलता है, या अमुक विद्यार्थी जो है उसकी लाइन अच्छी है, ये रेखात्मक लाइन लेकर चलता है, लयात्मक लाइन लेकर चलता है। तो हमको वहाँ पर एक रूपता नहीं दिखती। लेकिन नवप्रभाववाद का नकारात्मक पहलू यही है, एक रूपता। इसको भी आपको याद करना होगा, इसको समझ लीजिए आप कि किस प्रकार यहाँ पर नकारात्मक पहलू की बात की जा रही है। तीसरा नकारात्मक पहलू है आलोचना की कमी। अब देखिए यहाँ पर नवप्रभाववाद की कुछ आलोचना यह है कि आंदोलन बहुत अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी था और इसमें भावनात्मक और व्यक्तिगत तत्वों की कमी थी। तो देखिए, जिस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब प्रभाववाद चरम पर होता है और जब प्रभाववाद खत्म होने को हुआ तो फिर कुछ चित्रकारों ने प्रभाववाद को खत्म ना होने देने की एक बीड़ा उठा दिया और उन्होंने प्रभाववाद की उन प्रवृत्तियों को लेकर के आगे बढ़े और फिर उस प्रवृत्ति को नाम दिया नवप्रभाववाद। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये चित्रकार हैं वे वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर ही फोकस्ड हुए। तो आलोचना की कमी कैसे हुई कि उस समय इन चित्रकारों को किसी भी आलोचक ने इनके किए गए कृत्यों पर इनको टोका नहीं है, इनको इनके बारे में नहीं बताया कि आप जो है एक रूपता आपके चित्रों में नज़र आ रही है, आपकी सीमित अभिव्यक्ति है। इसी के फलस्वरूप जो चित्र बनाए जा रहे हैं वो एक जैसे बन रहे हैं। तो उस समय अगर इन चीज़ों पर फोकस्ड किया जाता तो नवप्रभाववाद की जो हम यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं ये कमी हमें देखने को नहीं मिलती। तो अगर हम निष्कर्ष करें तो नवप्रभाववाद एक महत्वपूर्ण कला आंदोलन था जिसमें कला जगत में नए दृष्टिकोण, तकनीकी को पेश करने का नज़रिया, इसकी सकारात्मक पहलुओं में रंग और प्रकाश का उपयोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कला में नवाचार और इसकी लिमिटेशन जो उसकी सीमाएं थी, जिन्हीं नियमों के अंदर ये कार्य कर रहे थे। तो नवप्रभाववाद की आलोचनात्मक समीक्षा करने से हमें इसके महत्व और सीमाओं को समझने में मदद मिलती है और यह हमें कला के विकास और उसके योगदान को बेहतर ढंग से समझने में सहायक भी होती है। हमें ये सक्षम भी बनाता है हमारा आलोचनात्मक जो यहाँ पर समीक्षा हमने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को लेकर के की है। तो कभी भी आप किसी भी वाद को अगर आपको समझना है तो उसकी समीक्षा जरूर कीजिएगा, उनके चित्रकारों के कार्यों को जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार वहाँ पर कार्य किया गया था। तो आज के अंक में हमने नवप्रभाववाद को देखा कि किस प्रकार नवप्रभाववाद जो था वो प्रभाववाद से उत्पन्न होता है, उसकी क्या सकारात्मक पहलू थे, नकारात्मक पहलू थे, चित्रकार कौन कौन थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो आई होप आप नवप्रभाववाद को अब अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, कम समय में किसी भी चीज़ को समझाना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको 20 मिनट 30 मिनट के अंदर किसी वाद के बारे में आपका एक दृष्टिकोण तैयार हो जाए। अगर आपका दृष्टिकोण तैयार हो जाता है तो ये मेरी जो मेहनत होती है वीडियो बनाने में, मैं उसको समझता हूँ कि मैं उसमें सफल हो गया हूँ। आप जब भी इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, अगर आप उनका सही विश्लेषण करके उत्तर दे सकते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो सही दिशा में जा रही है, पॉजिटिव वे में हम पढ़ रहे हैं या पॉजिटिव वे में हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो आई होप आपको नवप्रभाववाद अच्छे से समझ गए होंगे। आप कोई पॉइंट इसमें अगर छूट भी गया है तो आप जब खुद से नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पर उसको ज़रूर
मेंशन कीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये पॉइंट रह गया है। तो कभी अगर इस पर फिर से चर्चा हम करेंगे तो वहाँ पर फिर उन पॉइंट्स पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं या अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम अपने इस चैनल में लेके आते हैं। आज का अंक आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जिस भी माध्यम में आप जुड़े हुए होते हो अन्य विद्यार्थियों के साथ में, वहाँ पर इसको शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं तो हमें भी एक आत्मबल मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हमारे साथ में इतने लोग जुड़े हैं, इतने हमारे वीडियोस को देखते हैं। वीडियो को देखने के बाद उनके जीवन में क्या वैल्यू हम ऐड कर पाए हैं, उसको जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हमको भी अच्छा लगता है। तो जब भी हम कभी इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो स्फूर्त तरीके से कार्य करने का हमारा मन होता है। हमें मेहनत करने में भी तभी अच्छा आनंद आता है जब आप लोगों की क्वेरीज हमारे पास आती हैं, आप लोगों के कमेंट्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तभी हमारी जो मेहनत है वो सफल हो पाती है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।